हेलो स्टूडेंट्स, ये पावर शेयरिंग का सेकंड वीडियो है और इसमें हम श्रीलंका में मेजोरिटेरियन पॉलिसी को और एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि कैसे श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया और कैसे बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि श्रीलंका एमर्ज हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में, और जब ये मर्ज हुआ उसके बाद में इसने एक पॉलिसी फॉलो की, इसको नाम दिया गया मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी। इसमें कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो रूल कर रही थी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, और इसमें ऐसा नहीं है कि वो रूल बना के कर रहे थे। विच एवर दैट इट वांट्स, जो चाहते थे वो करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें वो डिसरिगार्ड कर रहे थे नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी को। इसके लिए कुछ उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए, और उनमें पहला मेजर्स यही था कि 1957 में एक एक्ट पास किया गया जिसने सिन्हाला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। गवर्नमेंट फॉलोड प्रिपरेशनल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रही थी जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में सपोर्ट कर रही थी, फेवर कर रही थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के थ्रू, चेंजेस करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि कंट्री का जो रिलीजन होगा वो बुद्धिज्म होगा, उसी को वो प्रोटेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। डिसरिगार्ड्स तमिल्स किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं करते हैं, उन्होंने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, और इसका रिजल्ट ये निकला कि श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड। श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लैंग्वेज को, कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं थी। इवन कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन डाउन किया गया, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, कहीं ना कहीं उनमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को डिनाइड कर दिया गया और डिस्क्रिमिनेशन किया गया गवर्नमेंट जॉब्स में और अपॉर्चुनिटीज़ में। और द रिलेशंस ऑफ सिन्हाला एंड तमिल वर स्ट्रेंड एंड एंडेड विद द सिविल वॉर। रिलेशंस जो थे सिन्हाला और तमिल्स के यहाँ से ख़राब होते चले गए, और ये होना भी ऐसा होता भी है उन कंट्रीज़ में, स्पेशली जहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक रिलीजन को प्रमोट करते हैं और दूसरे रिलीजन को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो एक्चुअली में उसको मिलना चाहिए। रिजल्ट ये निकला कि बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। लार्ज नंबर्स में लोग मारे गए, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया श्रीलंका में, और इसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ा। बाय 1980s तक आती आती सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट। कई सारी पार्टियां जिनको रियलाइज हो चुका था कि इनको भी राइट्स मिलना चाहिए, वो भी डिमांड करने लग गई थी कि कहीं ना कहीं तमिल एलम स्टेट क्रिएट किया जाए उन लोगों के लिए जो तमिल्स हैं, तमिल लैंग्वेज फॉलो करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं राइट्स मिलने चाहिए, उनके लिए एक स्टेट क्रिएट किया जाए। इसको नाम दिया गया तमिल एलम। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट बेल्जियम की, कि बेल्जियम ने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। बेल्जियम लीडर्स जो थे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अवेयर थे कि ऐसी कंडीशंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और इवन कंट्री को डिवाइड तक कर सकती है, जहाँ पर वो अगर ऑल कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशंस या इक्वल राइट्स नहीं देते हैं। और इसीलिए बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, जो डिफरेंसेस थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और इसी वजह से बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times। और यही वजह थी कि 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times चेंज किया। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स हैड इक्वल शेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। डच जो कि कहीं ना कहीं कंट्री में मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, उसके बाद में भी यहाँ पर इक्वल शेयर रिप्रेजेंट्स किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, इक्वलिटी क्रिएट की गई, जो मिनिस्टर्स बनाए गए वो इक्वल बनाए गए। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स की कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। इसके अपोजिट ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। ब्रुसेल्स में भी सेपरेट गवर्नमेंट्स क्रिएट की गई, यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन इक्वल ही रखा गया। फ्रेंच
जो माइनॉरिटी में थे गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, और ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी में थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी विरोध नहीं किया। सेम कंडीशन डच के लिए भी रही। जब दोनों लोगों को दोनों जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ऐसी कंडीशंस में जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाली सिचुएशंस थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर लिया। हाँ, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट और भी क्रिएट की गई, या कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको नाम दिया गया, जो अपनी कम्युनिटी, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो प्रमोट कर रही थी। और उनमें कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट्स में जैसे डच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट एंड जर्मन स्पीकिंग गवर्नमेंट, जो अपने लैंग्वेज, कल्चर, इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस सिस्टम ने कहीं ना कहीं हेल्प किया इस सिस्टम ने हेल्प किया बेल्जियम गवर्नमेंट्स को उन सिचुएशंस को अवॉइड करने में जो कहीं ना कहीं कंट्री के डिवीजन को क्रिएट करती या कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाती। तो इस तरीके से बेल्जियम्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। श्रीलंका इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप को प्रमोट कर रहा था, एक ही लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।